नीतीश कुमार 2005 में जब आए थे तो उन्होंने जो अपराधियों पे अंकुश लगाया था और 5 साल तक जो बिहार अमन चैन से रहा, पूरे विश्व में डंका बजा। आज शराबबंदी कहाँ है बिहार में? आज के डेट में बता रहा हूं कि होम डिलीवरी घर घर में है। बिहार की जनता चिराग पासवान जी में अपनी आस्था व्यक्त कर रही है और चिराग पासवान की लोकप्रियता, बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी इसीलिए चाह रही है चिराग जी हमारे साथ रहें। आज चले जाइए हमारे उत्तर प्रदेश में, कर दीजिए कहीं छपरा की तरह कांड घटना कर दीजिए, 24 घंटे में घर बुलडोजर से न तोड़वा दिया गया तो मेरा नाम। चिराग पासवान जी मंत्रिमंडल का विस्तार होने से पहला मंत्री, दूसरे दल का जो हमारे गठबंधन घटक दल के साथी हैं उनमें पहला मंत्री होंगे जो चिराग पासवान होंगे। पशुपति पारस उनके पास कोई वोट थोड़ी ना है। लेकिन राजू तिवारी ने कहा कि चुनाव लड़ना बड़ी चीज़ नहीं है, वफादारी बड़ी चीज़ होती है। अभी हमारे साथ हैं पूर्व विधायक राजन तिवारी। इनसे जानेंगे इन दिनों जिस प्रकार से सवर्णों को, पंडितों को गाली देने की जो एक नया सिस्टम चालू हुआ है उसको लेकर के राजन तिवारी क्या सोचते हैं, साथ ही साथ बिहार की वर्तमान जो राजनीतिक स्थिति है, मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा से लेकर के बढ़ते अपराध, सारे विषयों को बात करेंगे राजन तिवारी से। सर, सबसे पहले आपने देखा होगा जिस प्रकार से आजकल जो विवादास्पद जो बयान आ रहे हैं, 10% लोग मंदिर में घंटा बजाते थे, अंग्रेजों की दलाली करते थे, इन बातों को कहने का आज का दौर में क्या इसका अर्थ है, क्या मतलब निकाला जाए? कौन बोला? मैंने हम नहीं समझे आपका बात। 10%? जैसे आलोक मेहता ने कहा, आरजेडी के जो मंत्री हैं, भूमि सुधार राजस्व मंत्री हैं, चंद्रशेखर जी ने जिस प्रकार से रामचरितमानस को लेकर कहा, इन सब बातों को आज कहने का क्या मतलब है सर? देखिए, 10% और 100% का कहीं कोई माजरा नहीं है। पूरे भारतवर्ष में जो शिक्षा जगत और सनातन संस्कृति और सभ्यता को बचा कर रखा और सबको पूरे समाज में शिक्षित करने का काम किया, उसका नाम है ब्राह्मण। ब्राह्मण ने कभी किसी को गाली नहीं दिया, ब्राह्मण ने कभी किसी का तिरस्कार नहीं किया। और ब्राह्मण जाति एक ऐसी लचीली जात है जो सबको प्यार पूर्वक और आशीर्वाद दे करके प्रेम पूर्वक रखना चाहती है और मिलाकर जोड़ कर रखना चाहती है। देश को तोड़ने का काम ब्राह्मण नहीं करती। और सनातन संस्कृति और सभ्यता को बचाकर मुग़ल वंश से लेकर अंग्रेज़ों के शासनकाल ख़त्म हो गए, 800 साल मुग़ल और 200 साल अंग्रेज़, यानी कि 1000 वर्षों तक अगर कोई सनातन संस्कृति को बचा कर रखा, उसका नाम है ब्राह्मण। गाली जो दे रहा है वो गाली सनातन को दे रहा है, सनातन को मानने वाला ही सनातन को गाली दे रहा है। वो क्यों दे रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन राजनीतिक रोटी अब बैकवर्ड फॉरवर्ड करके सेकी जा रही है। मैं तो आपसे मांग करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जब मैं रेलवे स्टेशन दिल्ली उतरता हूं, चाहे एयरपोर्ट दिल्ली उतरता हूं, बॉम्बे उतरता हूं, बेंगलुरु उतरता हूं, कहीं जाता हूं, तो मैं मैक्सिमम लोगों को उसके बाथरूम में, शौचालय में ब्राह्मण को ही देखता हूं शौचालय को साफ करते हुए। तो ब्राह्मण ही आज दलित है। मैं तो चाहता हूं कि आरक्षण उन लोगों से हटा करके हमको बैकवर्ड कोटी में, बैकवर्ड में डाल दिया जाए। हाँ, ब्राह्मणों को रखा जाए बैकवर्ड, ब्राह्मणों को पिछड़ी जाति में ला दिया जाए ताकि हम लोगों का उत्थान हो सके। क्योंकि अगर सही आकलन किया जाए तो ब्राह्मण जिनको पहले कहा जाता था फॉरवर्ड, जिसको कहा जाता था, आज सारे लोग बैकवर्ड की श्रेणी में आ गए, जो बैकवर्ड का क्राइटेरिया है। आप पूरे बिहार में, देश की बात तो छोड़ दीजिए, बिहार का ही सर्वे करा लीजिए, देखिएगा कितने ब्राह्मणों का घर पक्के का है। ब्राह्मण तो मांग चूंग के खाता है, उसके पास है क्या? उसको तो आरक्षण की कैटेगरी में लाना चाहिए और उसको बैकवर्ड की कैटेगरी में लाना चाहिए और बैकवर्ड कैटेगरी में ला करके ब्राह्मणों का भी मतलब उत्थान हो। मैं ये सरकार से मांग करूंगा, गाली देने का मन करें, आप लोग फॉरवर्ड हो जाओ भाई और हमको बैकवर्ड श्रेणी में डाल दो, लेकिन वो तमाम सुविधाएं दो जो मिलती है। बिल्कुल, जो आपको मिलती है। तो सर, माना जाए कि वोट बैंक की राजनीति के लिए फिर से मंडल की ओर 90 के दौर में ये सब होने वाला नहीं है। कुछ नासमझ लोग इस सब मुद्दों को उठाते हैं, ये सब होने वाला नहीं है। आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि रामचरितमानस जो जिसने बुक लिखा, भगवान श्री राम की बड़ाई, तो वाल्मीकि के रामायण पढ़ने के बाद उनको यह संज्ञान में आया और उसको में से निकाल करके उन्होंने जो बढ़िया चौपाई लिखी जी। तो हम कहते हैं कि रामचरितमानस 500 वर्ष पहले तुलसीदास ने इसका रचना किया था। उस समय की बात क्या थी? देखिए, हमने अभी गीता प्रेस का एक किताब में पढ़ रहा था, गोरखपुर गीता प्रेस का, तो ये कहा, उसमें कहा ना ढोल गंवार पर जो इन लोगों ने दे रहे हैं, तो ढोल का मतलब होता है वाद्य यंत्र, गंवार का मतलब होता है अज्ञानी,
अल्प बुद्धि, नासमझ। शूद्र का मतलब होता है ब्रैकेट में आयु, आकार, पद, शक्ति और सामर्थ्य जिसके बाद ना हो, मतलब सबसे छोटा हो। पशु माने घरेलू जानवर, गाय, भैंस, कुत्ता, घोड़ा, बकरी, ऊँट वगैरह वगैरह। नारी में स्त्री, महिला जिसको बोलते हैं। शकल उचित, विशेष। ताड़ना देखभाल, शिक्षा, संरक्षण। अधिकारी, हकदार, अधिकारी का मतलब होता है हकदार, जरूरत और आवश्यकता। ये इन लोगों को मतलब जो ताड़ना होता है, ये शब्द इन लोगों को ये दिया गया था कि इन लोगों को जिस तरीके से रखिएगा, शिक्षित करिए। ये लोग समाज के पिछड़े लोगों में हैं, मैंने सबसे मतलब बुद्धि निचले पता नहीं, जिसको कहते हैं बुद्धि नहीं है, इनको शिक्षा दीजिए, अलग जगाइए। जिस तरह रखिएगा उस तरह रहेंगे। ढोलक को बढ़िया से जब बजाइएगा तो बढ़िया से ताल देगा, उसके अंदर से बढ़िया से आपको मतलब मधुर वाणी निकलेगी, मधुर ताल निकलेगा। अगर उसको कस के पीट दीजिएगा तो फट जाएगा ना, तो ये कोई मतलब नहीं है। इस तरीके का बात लाना और रामचरितमानस को बदनाम करना और तुलसीदास के किए गए मतलब लिखे हुए पुस्तक का मतलब जो अपमान करना, ये सरासर सनातन का अपमान है। और जो व्यक्ति, हम तो यह कहते हैं तुलसीदास जी ने जो पुस्तक को लिखा है, तो आप चले जाइए पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में कहीं भी जाइएगा, सबके घर में तुलसीदास का रचित रामचरितमानस हैं और सब लोग पढ़ते हैं। इसमें कहाँ से रामायण पढ़ने वाला, रामायण जिसने लिखा, वाल्मीकि जी कौन थे? दलित थे। तो हम लोग उनकी पूजा करते हैं। आज पटना महावीर मंदिर और हनुमान मंदिर सबसे बड़ा पुजारी वहाँ कौन है? दलित हैं। हमारे अयोध्या में भगवान श्री राम का, रामलला का जो मतलब मिष्ठान बनाता है, जो भोग का सामग्री बना रहा है, वो दलित है। ये कहाँ से आती है भाई? दलित को पिछड़े पैदान पे कौन कहता है दलित है? दलित तो हमारा, देखिए होता क्या है कि जब हम पैदा लेते हैं तो हमारी कोई जाति नहीं है। ठीक है, मैं ब्राह्मण कुल में पैदा लिया, बताया गया कि मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन पैदा लेते ही व्यक्ति वो शुद्र होता है। उसको सबसे पहले अपने माँ के गर्भ से निकल के किसकी गोद में जाता है? दाई माँ की। वो किस कास्ट की होती है? दलित समाज की होती है। हैं? तो मान लीजिए वो लोग, उनके गोदी में मैं उनके गोदी को मैं पहचानता हूँ, अपनी माँ के गोद के बाद उनके गोद को पहचानता हूँ। ये सब समाज को तोड़ने का जो आजकल भर्षण लोग कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल एकदम निहायत गलत है। और राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हमको लगता है कि कहीं विदेशी फंडिंग हो रहा है, कि हमारे देश को तोड़ने के लिए ये सब बात कही जा रही है कि देश की शक्ति को छीन किया जाए, हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ा दिया जाए, सनातन को सनातनियों से लड़ा दिया जाए, ताकि ये लोग कमजोर पड़े और बाहरी लोग इसमें आकर के अपना रोटी सेक सकें। लेकिन ये होने वाला नहीं है, इस देश होने वाला नहीं है। लोग जागरूक हैं, समझदार। बिल्कुल। सर, इन दिनों मुख्यमंत्री की जो समाधान यात्रा चल रही है, इस पर क्या कहें? देखिए, मुख्यमंत्री जी का समाधान यात्रा हर वर्ष करते हैं और हमको 20 वर्षों से हम देख रहे हैं, जब से सरकार में हैं लगातार समाधान यात्रा करते हैं, लेकिन उसका कुछ निराकरण निकलता नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जल नल योजना किया, आज देखिए किसी गाँव में जल नल योजना सफल नहीं है। मुख्यमंत्री जी ईमानदार है, इसमें कहीं मैं उनके ऊपर कमेंट नहीं करता, मुख्यमंत्री जी के किसी भी क्रियाकलापों को, लेकिन मुख्यमंत्री जी अपने कान से सुने, अपने देख रेख में काम करें ना, अपने बात करें ना डायरेक्ट पब्लिक से। अधिकारियों के भरोसे मुख्यमंत्री जी हैं, आपको बताना चाहता हूँ, यही एक कमी है। और नीतीश कुमार जी ने जितने भी बिहार में जितने भी चीज़ को थोपा, वो हम पब्लिकों के लिए के ऊपर बोझ बना और सरकार के ऊपर कोई नहीं। देखिए, शराबबंदी, आज शराबबंदी कहाँ है बिहार में? आज के डेट में मैं बता रहा हूँ कि होम डिलीवरी घर घर में है। शराब हर बारात में जाइए, देखिएगा आप, वो जो मुंह में नापने वाली मशीन पुलिस के पास दी गई है, तो बारातियों को खोजे ना जा करके। हर बाराती, मैं तो अभी इस लगन में बता रहा हूँ, कम से कम सैकड़ों बारात में जा चुका, और हर बारात में मैं देखा खुलेआम लोग दारू पी करके डांस कर रहे हैं। कोई बंदी नहीं है, बिना मतलब का हमारे रेवेन्यू का खर्चा। मैं तो मुख्यमंत्री से मांग करूंगा, इसमें कोई आपकी शिकायत नहीं होगी। आप पुनः शराबबंदी को खत्म कीजिए और शराब का वितरण कीजिए, शराब की दुकान खोलिए, ताकि हमारा रेवेन्यू बढ़े और बिहार विकसित बिहार की तरफ जाए। तो एक चीज तो आप सर मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर कहीं कोई आरोप नहीं है, उनके व्यक्तित्व पर कहीं कोई दाग नहीं है, लेकिन चूंकि अधिकारियों के दबाव में है, जिस कारण से इस प्रकार की आज बिहार की स्थिति। देखिए, मुख्यमंत्री जी तो गाँव जाते नहीं हैं, और गाँव नहीं जाते हैं, अधिकारी भी गाँव रह जाते हैं। एसी चेंबर में बैठकर अधिकारी अगर मुख्यमंत्री जी को सलाह दें और मुख्यमंत्री जी वो काम करें, तो ये शर्मिंदगी की बात है, सही बात जनता तक दे। अब देखिए, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म की बात कही, खुले मन से कहा, सनातन के रक्षक हैं, क्यों नहीं? हमारा देश सनातनी है, हमारा देश सनातनी है, हमारा देश ऋषि महर्षियों का है, हमारा देश पुजारियों का है, हमारा देश मतलब भाईचारे और प्रेम वाला देश है। तो क्यों नहीं खुलेआम बोलेंगे? आज हमारे मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो देखिए क्यों लोग सराहना कर रहे हैं,
क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना कर रहे हैं? उनका काम बोलता है, उनका काम बोलता है। आज चले जाइए हमारे उत्तर प्रदेश में, कर दीजिए कहीं छपरा की तरह कांड घटना कर दीजिए, 24 घंटे में घर बुलडोजर से न तोड़वा दिया गया तो मेरा नाम नहीं। अब जाइए, क्यों अपराध वहां पे अंकुश लगा है? नीतीश कुमार 2005 में जब आए थे तो उन्होंने जो अपराधियों पे अंकुश लगाया था और 5 साल तक जो बिहार अमन चैन से रहा, पूरे विश्व में डंका बजा। सही में सुशासन की बिल्कुल, पूरे विश्व में डंका बजा और पूरा मतलब हिंदुस्तान में बिहार एक नजीर साबित होता था कि बिहार में अपराध 0 है। लेकिन आज की स्थिति देखिए, अपराध करके आप बिहार में बच नहीं सकते। पता नहीं क्या हो गया अभी नीतीश कुमार जी को, अपराध चरम पे है। नीतीश जी पता नहीं स्पीडी ट्रायल इनका कहाँ गया, इनके कहाँ गई वो पुलिस, कहाँ गया वो प्रशासन, कहाँ गया लोगों के अंदर से वो अपराधियों के अंदर से वो भय, सब खत्म हो गया। सर, इन दिनों अधिकारियों को लेकर के जो बातें आ रही है, के पाठक वाला प्रकरण, हालांकि के पाठक ने इस पर अपना खेद भी प्रकट कर दिया था, लेकिन फिर से जो विकास वैभव की बातें आई हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि इस प्रकार की बातें अपने ऑफिस में करनी चाहिए, अपने सीनियर से करनी चाहिए, पब्लिक में नहीं करना चाहिए। वैसे में क्या आके वो भी उतना ही पढ़ के IPS बनी है मैडम, और विकास वैभव भी उतना ही पढ़ करके IPS बने हैं। सेम पोस्ट है, कोई सीनियर होता है, कोई जूनियर होता है, लेकिन इस तरीके का व्यवहार ओपन हो जाना ये बिहार के लिए नहीं, पूरे IPS अधिकारियों के लिए शर्मिंदगी की बात है। इसमें कोई हम कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे बयान मतलब मार्केट में नहीं आना चाहिए। लेकिन एक चीज़ तो मानिएगा ना सर कि विकास वैभव जैसे अधिकारी यदि कुछ बोलते हैं तो स्वाभाविक है कि जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा मानसिक प्रेशर में जब आए, तब उन्होंने ट्वीट किया और फिर उसको लिख करके डिलीट। विकास वैभव को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। विकास वैभव एक सच्चे, ईमानदार और निष्ठावान, कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं। अगर उनके ऊपर कोई ब्लेम लगाता है तो निहायत ही शर्मिंदगी की बात है। और मैं मैडम शोभा ओतकर को भी जानता हूँ, इसलिए विकास वैभव जी के साथ जो कुछ भी हुआ वो शर्मिंदगी की बात है। ऐसे पुलिस पदाधिकारियों और आपस में इन लोगों के बीच में ऐसा बात नहीं होना चाहिए। ये मैं सर, इन दिनों लगातार अभी आपने कहा जो अपराध को लेकर के मुख्यमंत्री कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर अपराध बढ़ रहा है तो मुख्यमंत्री को ही दोष दिया जाएगा। सारा सरकार उनकी है, प्रशासन उनके अधीन है। गोपालगंज से लेकर के छपरा के मांझी की घटना हो या बिहार में आप कहीं का देख लीजिए, बक्सर में जिस प्रकार से घर में घुस करके किसानों के साथ में अपराधी की तरह व्यवहार हो रहा है। अब देखिए, हम बता रहे हैं ना कि जब प्रशासन की बात आप सुनोगे तो आप किसी चीज़ पे बेलगाम आप डिसीजन नहीं ले पाओगे जी। अब जैसे कि छपरा का मांझी का घटना हुआ, उसको जातिवादी तुल दे दिया गया जो नहीं देना चाहिए। अब वहाँ पुलिस को अगर कर्तव्यनिष्ठा से जांच करके और तुरंत दोषियों को दंडित कर दिया जाता तो ये घटना ही नहीं होता। गोपालगंज में सरेआम मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिर आप किसानों पे लाठीचार्ज बर्बरता से करा रहे हैं। बक्सर का उतना बड़ा कांड कर दिए। मुख्यमंत्री जी पता नहीं कहाँ सो रहे हैं। इनको तो स्पॉट पे जाना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए। लोग उनको खा थोड़ी नहीं जाएंगे। और जो दोषी पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि और करना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी अगर स्वयं जाकर के संज्ञान लेंगे तो जनता के वो दिलों पे राज करेंगे। और बिहार में भी 20 सालों सरकार चलाए हैं और आगे भी उनकी सरकार चलती रहेगी। लेकिन अब नीतीश कुमार से हमको लगता है कि अब या तो उम्र का तकाजा है या तो अब उनको अब महागठबंधन की सर रैली है पूर्णिया में 25 तारीख को, क्या कहेंगे? अब तो उनके पार्टी की रैली है, महागठबंधन की 25 की। हम तो अपने रैली और अपने तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी 25 तारीख को आ रहे हैं बिहार में। पहला उनका वाल्मीकि नगर में, हमारे यहाँ लौरिया के आसपास उनका प्रोग्राम है, एक विद्यालय में। वहाँ पे हम लोग वहाँ पे रहेंगे। फिर वहाँ सहजानंद सरस्वती जी की जयंती में वो पटना में भाग लेंगे। तो हम लोग अपने पार्टी के और अपने पार्टी के प्रोग्राम में लगे हैं, न कि हम लोग विपक्ष की बात। लेकिन सर, दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन जो है यहाँ NDA को एक सीट भी नहीं जीतने देगी लोकसभा का, जो लालू जी का, नीतीश जी का जो ये सब भ्रम है। देखिए, बता दें, मैंने तो बहुत पहले ही भारतीय जनता पार्टी के 2015 के चुनाव में, जब चुनाव हुआ था, विगत चुनाव विधानसभा का 19 में अभी हुआ था ना, ये जो पहले 20 में, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कहा था कि किसी से गठबंधन ना करके आप स्वयं लड़िए चुनाव। और इतनी बढ़िया हमारे प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है और इतनी बढ़िया हमारे प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि उनके सोच पर हम स्वयं लार्जेस्ट पार्टी
कम से कम लेकिन सर, 150 प्लस सीट जीते और सरकार बनाते हैं। बिहार में सर एक चेहरा नहीं है बीजेपी का, इतनी बड़ी पार्टी है, वैसे में कैसे सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, के चेहरे पर? हमारी पार्टी में चेहरे अनेक हैं। हमारे पार्टी में चेहरा ऐसा नहीं है, हमारे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और चेहरों पर की बात मत कीजिए, चेहरे यहाँ अनेक हैं। बस डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि हम स्वयं लड़ेंगे और स्वतंत्र लड़ेंगे, किसी से गठबंधन नहीं करेंगे तो हमारी सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव जो 2024 में है, जो मार्च के बाद कहा भी जा रहा है कि चुनावी मोड में आ जाएगा बिहार, कितनी सीटों पर एनडीए जीता? अब तो टिकट बंटवारे के ऊपर है, गठबंधन किस तरीके से होता है। मान लीजिए कि इधर सुन रहे हैं, बीच में हम सुने कि चिराग पासवान जी हमारे भाजपा के गठबंधन के साथ आ रहे हैं, तो जब ऐसे गठबंधन हो जाएगी, पुरानी गठबंधन जैसे हम लोग की थी 2014 में हम लोग लड़े थे, शुरू में गठबंधन हुआ था, उसी गठबंधन होगा तो हम लोग पुनः। चलिए मान लिया सर कि चिराग पासवान को 6 सीट जाएगी, बाकी 34 सीटों पर जो है बीजेपी लड़ेगी, वैसी स्थिति में कितनी सीटें आएंगी 40 में? हमको लगता है कि 40 में हम लोग 30 प्लस रहेंगे, 30 प्लस 30 प्लस जीतेंगे यहाँ से, क्योंकि हमारे पास उम्मीदवारों की कमी नहीं है, हमारे पास उम्मीदवार भी हैं और हमारे पास साथ जनता भी है। हर जात, हर कास्ट, हर लोग मेरे साथ हैं, इसलिए हमको कहीं भय नहीं है। मोदी जी और चिराग पासवान के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे आप लोग और 30 सीट से ज्यादा जीतेंगे? मोदी जी के ही नाम पे लड़ा जाएगा चुनाव। लेकिन सर कुटनी नरेंद्र में, भाई, गोपालगंज में, मोकामा में चिराग पासवान का जिस प्रकार से बीजेपी नहीं, चिराग जी गठबंधन में आएंगे, स्वागत है, आ गए हैं, स्वागत है, चूंकि इसी पार्टी से रहे ना। लेकिन बाहर से ही क्यों सपोर्ट कर रहे हैं सर, उनको अंदर क्यों नहीं लाया जा रहा है? बीजेपी आखिर अब तो जब है उनको यूज करती है, फिर कोई काम मेरी नहीं। बात समझिएगा, शीर्ष नेतृत्व तो कुछ ना कुछ बात किया होगा चिराग जी से। चिराग जी ऐसे तो आने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन जेड प्लस ऐसे देने के मेरी बाद बात, ऐसी प्रचार चिराग पासवान करने वाला नहीं है। वो रामविलास पासवान के पुत्र हैं और चूंकि मैं उस पार्टी में पहले रह चुका हूं, इसलिए मैं जानता हूं चिराग पासवान जी को सम्मान मिला होगा, कोई बात हुआ होगा, तभी चिराग पासवान जी आए हैं। लेकिन सर बिहार और यूपी की राजनीति के नब्ज को पकड़ते हैं राजन तिवारी, वैसे में हम जानना चाह रहे हैं चिराग पासवान को जिस प्रकार से जेड श्रेणी देकर के शांत करा दिया गया, मंत्री बनाने का लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है। मंत्री लॉलीपॉप नहीं, चिराग पासवान स्वेच्छा से मंत्री नहीं अभी बनना चाह रहे होंगे, तब तक मंत्री क्या, अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, नहीं बनेंगे तब ना आप ये बात कहिएगा। अभी तो मंत्रिमंडल माना जाए कि जब विस्तार होगा तो चिराग पासवान होना, हमको उम्मीद है कि चिराग पासवान जी मंत्रिमंडल का विस्तार होने से पहला मंत्री, दूसरे दल का जो हमारे गठबंधन घटक दल के साथी हैं उनमें पहला मंत्री होंगे जो चिराग पासवान होंगे। देखिए चिराग पासवान के पास विजन है, चिराग पासवान के पास वोट बैंक है, उनके जो गठबंधन टूटा है, उनके पार्टी के लोग जो टूटे हैं, पशुपति पारस, उनके पास कोई वोट थोड़ी ना है, उनकी टीम जो गई है उनके साथ कोई वोट नहीं है। पारस जी में कोई दम आप नहीं मानते हैं? पारस जी को कब कोई नेता तो माना? कहते हैं कि रामविलास जी का उत्तराधिकारी हम हैं। आपको समझिए ना, बाप के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी बेटा होता है कि भाई होता है? नहीं होता तो ही है। तब पूरा बिहार की आवाम, पूरे बिहार के दलित समाज, पूरे बिहार के पिछड़ी जाति, अगड़ी जाति, जो भी रामविलास पासवान में अपनी आस्था रखते थे, वो आज सारे के सारे गोलबंद होकर के चिराग पासवान जी के साथ हैं। चलिए सर, और पशुपति पारस के पास वोट नहीं है, वो कमरे में बैठ कर राजनीति करते हैं। पशुपति पारस के निराधार हैं और ना उनके साथ जनबल है, ना उनके पास जनता है। वो तो रामविलास पासवान जी के हाजीपुर छोड़े हुए सीट पर उनके प्रचार प्रसार से, और रामविलास जी के भाई हैं और रामविलास जी ने उस समय जिंदा थे, इसलिए वो चुनाव जीत कर गए और उनके नाम पर केंद्रीय मंत्री बन गए, तो दूसरा कोई मकसद थोड़ी ना है। चलिए सर, आखिरी सवाल है कि चिराग पासवान की पार्टी में कहा जा रहा है कि फिर से एकजुट हो सकती है। कौन कहता है भाई, वो तो पार्टी उनकी है। चिराग पासवान जी के पार्टी में तो हूँ नहीं, पार्टी उनकी है। लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि जब पार्टी टूटी थी और चिराग जी अकेले थे, तो उस समय हमारे भाई राजू तिवारी जी उनके साथ थे, हमारे बड़े भाई जिस प्रकार प्रदेश अध्यक्ष हैं, साथ थे और साथ हैं और मरते दम तक रहेंगे। क्योंकि मुझे याद है कि फ़ोन पे फ़ोन आता था विधानसभा के चुनाव में एक माननीय का, चिराग जी का साथ छोड़ने बिल्कुल छोड़ के आओ और आप चुनाव लड़ो, 20 में विधानसभा का आपका सीट है गोविंदगंज, और आप वहाँ के सिटिंग एमएलए हो, आप उधर से आ जाओ, मेरे दल से चुनाव लड़ो। लेकिन राजू तिवारी ने कहा कि चुनाव लड़ना बड़ी चीज़ नहीं है, वफादारी बड़ी चीज़ होती है। और उन्होंने टिकट को अस्वीकार किया था और चिराग पासवान के गठबंधन में रहने का निर्णय लिया था, इनका साथ रहने का। बिल्कुल। तो मैं जितने वफादारी के साथ रहे, तो चिराग पासवान के पार्टी में जितने भी लोग हैं वो सब लोग एक साथ बंधे हुए हैं, कभी जिंदगी में चिराग पासवान को नहीं छोड़ने वाले हैं। मजबूती ले रखेंगे। आना चिराग पासवान की पार्टी टूटेगी, मैं भी आपको अभी बता दे रहा हूँ, कभी टूटने वाली नहीं है। और मजबूती से चिराग पासवान की पार्टी आगे बढ़ेगी। और हमको तो लगता है कि बिहार
कि जनता चिराग पासवान जी में अपनी आस्था व्यक्त कर रही है और चिराग पासवान की लोकप्रियता, बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी इसीलिए चाह रही है कि चिराग जी हमारे साथ रहें। धन्यवाद सर। तो थे हमारे साथ पूर्व विधायक राजन तिवारी, जिनका साफ तौर पर कहना है इन दिनों जो चिराग पासवान की पार्टी में टूट की बातें सामने आ रही थी कि कुछ दिनों में टूट हो सकती है, इन्होंने उस पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है और साफ तौर पर कहा है कि चिराग पासवान के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और जिस प्रकार से चिराग पासवान की लोकप्रियता बिहार में बढ़ रही है, बीजेपी भी उनको अपने साथ रखे हुए है और इनका दावा है राजन तिवारी का कि आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को बिहार में 30 से ज्यादा सीटें मिलेंगी।